इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी उद्यमीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि एसोचैम द्वारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पर एक आज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है और चूंकि ये कार्यक्रम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से संबंधित है, इसलिए भी मैंने मुनासिब समझा कि इस कार्यक्रम में मैं भी भाग लूं। बिहार में कृषि की बहुत बड़ी संभावना, वैसे आज भी बिहार के 76% लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं और बिहार का विकास कृषि के विकास पर बहुत हद तक निर्भर है। इसलिए कृषि का विकास हमारी प्राथमिकता है और बिहार में कृषि के विकास की जो संभावना है, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, आबो हवा अच्छी है, हमारे लोग मेहनती हैं। दूसरी जगहों पर अन्य क्षेत्रों में तो कंट्रीब्यूट करने के लिए जाते ही हैं, एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी देश के कोने कोने में बिहार के लोग जाते हैं और अपना योगदान देते हैं। तो जहां इतने मेहनती लोग हों, मिट्टी उपजाऊ हो, आबोहवा अच्छी हो, वहां जो कृषि के विकास की संभावना है, उसके मद्देनजर हमें अपनी नीतियों को बनाना चाहिए और क्रियान्वित करना चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने सबसे पहले 2008 में एक कृषि रोड मैप बनाया और उस रोड मैप में हम लोगों ने बेहतर बीज का प्रयोग शुरू किया और सीड रिप्लेसमेंट रेट हमारा बढ़ा। इसके अलावा हमने उसके साथ साथ कृषि में ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए वर्मी कंपोस्ट और अनेक चीजों को हम लोगों ने बढ़ावा दिया। इसके अच्छे परिणाम आए। 4 साल के प्रयत्न से बिहार में कृषि का उत्पादन भी बढ़ा और उत्पादकता भी, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई। बिहार में प्रोडक्टिविटी कम थी, इतने लोग कृषि पर निर्भर हैं, तब भी हमारी जो उत्पादकता थी वो देश में बहुत ही नीचे स्तर पर थी। तो जब हमने उस समस्या को समझा और ये महसूस किया कि हमारे यहाँ सीड का रिप्लेसमेंट होना चाहिए, तो उसका फायदा हुआ। सीड रिप्लेसमेंट रेट बढ़ा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा और इसके लिए दुनिया में कई रिकॉर्ड जो पहले से बने हुए हैं, कई ऐसे रिकॉर्ड को भी प्रोडक्टिविटी में बिहार के किसानों ने तोड़ दिया। तो ये 4 साल में जो इसका फायदा नजर आया, तो उसी के मद्देनजर फिर आगे के 10 वर्षों के लिए पहले 5 वर्ष की पूरी कार्य योजना हमने बनाई, लेकिन रोड मैप में हमने 2012 से लेकर 2022 तक का एक नजरिया रखा। 2012 से 2017 के लिए डिटेल उसकी कार्य योजना बनाई गई और उसके आगे का कैसा एक समझ सकते हैं एक रास्ता, इस रास्ते पर हमें बढ़ना है।
तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर रोड मैप हम लोगों ने बनाया, और जब वो रोड मैप बनाया तो उस रोड मैप के निर्माण के लिए, उस रोड मैप को तैयार करने में सभी भागीदारों की राय हम लोगों ने ली, चाहे वे किसान हो या कृषि पर आधारित उद्योगों से जुड़े हुए लोग हों, या फिर विशेषज्ञ हों, साइंटिस्ट हों, एक्सटेंशन के काम में लगे हुए लोग, इन सब लोगों से विस्तृत हम लोगों ने विचार विमर्श किया, और तब एक कृषि रोड मैप को अंतिम रूप दिया। अंत में फिर हमने इस पर विधानसभा और विधान परिषद में भी चर्चा कराई और उसको अंतिम रूप दिया गया। आज हम उसी कृषि रोड मैप पर काम कर रहे हैं, उसी को क्रियान्वित कर रहे हैं। कृषि रोड मैप के फोकस में सबसे बड़ी बात जो है वो ये ध्यान रखा गया कि इसमें किसानों की आमदनी बढ़े, और किसान की वही परिभाषा अपनाई गई जो राष्ट्रीय किसान आयोग के द्वारा निर्धारित की, यानी किसान सिर्फ वही नहीं है जिनके पास अपनी जमीन है, बल्कि वो सब किसान हैं जो खेती के काम में लगे। तो एक व्यापक परिभाषा किसान की अपनाई गई, और उन तमाम किसानों की आमदनी बढ़े, यह हमारा एक बुनियादी लक्ष्य निर्धारित हुआ कृषि रोड मैप। और कृषि रोड मैप के कई कंपोनेंट, चाहे वो प्रोडक्शन हो, स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग, इन सभी चीजों को सामने रखा है। अब हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए इनपुट्स की आवश्यकता हो, चाहे सीड हो या तरह तरह के फर्टिलाइजर हो या कीटनाशी हो, या उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि आखिर खेती तो जमीन में होगी, तो हमारा जो जमीन का रिकॉर्ड है वो बहुत पुराना, वो भी अपडेट नहीं। इसलिए हमने जमीन के बारे में नया सर्वे और सेटलमेंट का भी फैसला किया, उस पर काम चल रहा है। एरियल सर्वे का भी सहारा लिया जा रहा है। तो कृषि संबंधित जो जानते ही हैं कि विवाद सर्वाधिक होते हैं भूमि संबंधित, तो उसके मद्देनजर रखते हुए यह भी हमारे कृषि रोड मैप का अंग है। इसके बाद खेत के लिए पानी की जरूरत होती है, तो पूरा का पूरा इरिगेशन, और इसके अलावे बिजली की जरूरत पड़ती है, चाहे इरिगेशन के काम के लिए हो या प्राइमरी प्रोसेसिंग के काम के लिए हो, बिजली की जरूरत पड़ती है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया। फिर स्टोरेज के अभाव में बहुत नुकसान होता है बिहार में। तो चाहे जितने प्रकार के स्टोरेज, चाहे ड्राई स्टोरेज हो अन्न के लिए या फिर कोल्ड स्टोरेज हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कितनी बर्बादी होती है। अभी लीची का सीजन जस्ट खत्म हो रहा है, 15 दिन का सीजन, बहुत ही ज्यादा ये पेरिशेबल, तुरंत खराब होता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, सब का, और फिर प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, जिस पर आप सब लोग बैठे हुए, इतना बर्बाद हो जाता है हम लोगों का एग्री प्रोडक्ट। अगर हम प्रोसेसिंग ठीक से करें तो हमारा वेस्ट बहुत कम हो, और प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा फायदा है वैल्यू एडिशन। ये मूल्य संवर्धन करता है, और जो उत्पादक हैं उनकी भी आमदनी को बढ़ा देता है। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऐसी है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अभी हमने कहा कि 76% लोग खेती पर निर्भर है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है चाहे वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो, फल का हो, वेजिटेबल का हो, लेकिन उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन हो, फिश हो, मीट का हो, कुछ भी हो, मतलब ये सब मिलाकर ये सभी, जिसको बहुत लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो उन सबों को एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो हमारे
जब हम जीडीपी की गणना करते हैं तो उसमें ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। और यही नहीं, इसके अलावा हमने ग्रीन कवर पर भी ध्यान दिया, उसको भी एग्रीकल्चर रोड मैप का हिस्सा बना दिया। बिहार में झारखंड के अलग हो जाने के बाद ये जो हमारा ट्री कवर था, वृक्षों से जो आवरण होता है कवरेज, वो बहुत कम था, 9% से भी नीचे चला गया। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, इससे जो मौसम का संतुलन है वो बिगड़ता है। तो हमने बिहार में भी, जबकि इतनी बड़ी आबादी 94,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है और हमारी आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक 10 करोड़ 38 लाख, और हर वर्ष इसमें 2.43% का ग्रोथ हो रहा है। फर्टिलिटी रेट हमारा सबसे ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में आप कल्पना कर सकते हैं कि 11 से लेकर अब तक 2011 की रिपोर्ट, यानी 2010 में जो जनगणना हुई उसकी रिपोर्ट 2011 में आई। तो आज जब हम 2015 में बैठे हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी आबादी तो अब टच कर रही होगी नहीं भी तो 11.5 करोड़। तो इतनी आबादी, जमीन तो फैल नहीं सकता, थोड़ा बहुत कमेगा ही। इन दिनों तो भूकंप को लेकर के लोग चिंतित हैं, तो अभी सारी उसके बारे में जानकारियां आती होंगी तो पता नहीं चल रहा होगा कि अब हर साल 5 सेंटीमीटर हिमालय में घुसते जा रहे हैं। तो घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं, एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो वैसी परिस्थिति में जब 76% लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पर, और हमारे कृषि रोड मैप का जो मूल उद्देश्य है किसानों की आमदनी बढ़ाना, तो बढ़ेगी कैसे? एक तो उत्पादकता से, और दूसरा प्रोसेसिंग से। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेरे लिए कितना महत्व, अहमियत रखती है, इसलिए मैं सुबह सुबह चला आया। मैं 10 बजे किसी कार्यक्रम में जाता नहीं, इस प्रकार के बाहरी प्रोग्राम, लेकिन हमने देखा प्रोसेसिंग का है तो चलो कोई बात नहीं, तो हम आपके बीच में हाजिर हुए कहने के लिए प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझको बताने की जरूरत नहीं है, ये अरविंद कपूर जी कुछ बोल रहे थे। तो अरविंद कपूर जी यहाँ आए हैं तो अब तक के जितने इनिशिएटिव हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर में, उसको उठाकर पहले देख लीजिए। सीड से लेकर के एक एक चीज का हम लोगों ने ध्यान रखा, वो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है हमारा रोड मैप, वो कोई दिखावे का नहीं है, और हर चीज पर काम करते हैं। और उसको मॉनिटर करने के लिए कैबिनेट की कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है एग्रीकल्चर रोड मैप को मॉनिटर करने के लिए, जिसको बोलचाल की भाषा में लोगों ने कृषि कैबिनेट कहना शुरू किया, और उसको उन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं कहाँ प्रोग्रेस हो। अब हमें अगर एग्रीकल्चर का के लिए डेडिकेटेड फीडर देना है बिजली में, तो उसकी भी मॉनिटरिंग होती है कि भाई कहाँ बात आगे बढ़ी, या जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं या जो हमारे माइनर इरिगेशन है, हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो कितनी सिंचाई बढ़ी, इन सब चीजों का ख्याल करते हैं। तो ये सब करते हुए जो सबसे बड़ी चीज है वो प्रोसेस है। अब आप लोग मक्का की बात करते हैं, बिहार का तो विशेष स्थान है मक्का। सारा मक्का यहाँ रेलवे के रेक में लग कर बाहर चला जाता है और बाहर प्रोसेसिंग, उसी मक्के से फीड तैयार होता है और यहाँ के लोग उस फीड को खरीदते हैं। और बहुत बड़ी चीज की बात नहीं हम कर रहे हैं, मक्का पर तो एक से एक चीज का प्रोसेसिंग होता है। मक्का तो एक ऐसा अन्न है कि न जाने उसमें कितने गुण हैं और कितने प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है दुनिया में, और हम लोग भी कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जो बाजार का प्रभाव बढ़ा है, प्रचार प्रसार बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि बिहार में लोग मक्का नहीं खाते रहे, पहले तो मक्का ही खाते रहे। शुरू में लोग मक्का को मोटा अनाज समझते थे, मकई का दर्रा लोग खाते थे, हम बचपन में सुनते थे। अब वो धीरे धीरे जो गेहूं का शुभागमन हुआ और उसका इतना प्रचार हुआ, धान तो पहले से था, लेकिन धान की कई वैरायटी आती गई, लेकिन धान और गेहूं इसने सब चीज को रिप्लेस कर दिया।
ये जो फसल चक्र है हमारे यहाँ, ये धान का और गेहूं का, तो मक्का तो 3-3 फसल लोग लेते हैं बिहार में, और जबरदस्त फसल। तो मक्का पर ही कितनी प्रोसेसिंग हो सकती है। अब फल पर आइए तो लीची कहाँ मिलेगी? 2 लाख टन के करीब लीची का उत्पादन है यहाँ, और पूरे देश में जितना लीची का उत्पादन है उसका 75% बिहार में होता है। और जो मुजफ्फरपुर की लीची, पटना में भी जो लीची का पेड़ लगा दिया जाता है उसमें भी अच्छा ही लीची होता है। तो लीची का इतना प्रयोग और सीमित दिन बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। तो अगर इस पर प्रोसेसिंग हो, हम केंद्र में कृषि मंत्री थे तो हमने यहाँ पर लीची पर एक नेशनल रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश कराया। मखाना, और कहीं तो मिलेगा नहीं, मखाना तो अब सब लोग इस्तेमाल करते हैं, देश के कोने कोने में मखाने का इस्तेमाल होता है। खास करके पर्व त्योहार के अवसर पर कोई उपवास रखे हुए हो या कई प्रकार से मखाने का कितना इस्तेमाल होता है। लेकिन मखाना होता यहाँ था और उसका व्यापार होता था कानपुर से जन। अब सब व्यापारी के यहाँ भी बिहार में कम कोई एक से एक होनहार व्यापारी नहीं। लेकिन कितनी संभावना बिहार में, बाहर के लोग तो यहाँ की संभावनाओं को जानते हैं, तो यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट को ही वो ले लेते हैं। एक एक चीज है, पान, बहुत तो पान खाते हैं और पान तो पूजा पाठ में भी खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन बेस्ट वेराइटी पान का कहाँ होता है? इसी बिहार में होता है। नालंदा में, नवादा में चले जाइए तो वही जिसको आप लोग मगही पान है वही बनारस में खाते हैं क्या चाव से लोग। समूचा पान वो हड़दिया वही जाकर खरीद लेता है। यानी किसी भी चीज का लीजिए, हम तो आपको लीची, मखाना, पान, इन सब चीजों की चर्चा कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग की कितनी बड़ी संभावना है और सब चीज को उठाकर ले जाते हैं। अगर यही उसकी प्रोसेसिंग होगी, और आज तो ये जो बासमती है लंबा दाना वाला, इसका दुनिया भर में खूब बढ़िया मार्केटिंग होती, लेकिन जो पहले के लोग, उनको मालूम है कि इंग्लैंड में जो चावल बिकता था पहले, उसको पटना राइस करते। तो पटना राइस करते थे मतलब पटना से जाता होगा तब ना, ऐसे ही पटना राइस क्यों कहा है? तो जरा इतिहास में भी जाइए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कितनी संभावना है। तो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपार संभावना, और हम लोगों ने प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी जो हमारी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है उससे आगे बढ़ चढ़ कर इसमें सब्सिडी देने की योजना बना रहे हैं, जिसका जिक्र किया माननीय उद्योग मंत्री जी। तो आप जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं तो सिर्फ एक दिन भर कॉन्क्लेव करके गपशप करके चले मत जाइए। सबकी संभावना है जिस क्षेत्र में आप चाहिए। हर फल है यहाँ, आम भी है, एक से एक आम है। अभी सब लोग जानते हैं ये मालदा, जिसको बाहर लंगड़ा करते हैं, तो पटना का जो दुधिया मालदा, एक बार हमने पार्लियामेंट में जो हम मेंबर थे 10th लोकसभा की बात थी, चिदम्बरम साहब उसमें कॉमर्स के मिनिस्टर थे, जवाब दे रहे थे, हमने एक सप्लीमेंट्री पूछ दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। इन्हीं चीजों पर चल रहा था, उसके एक्सपोर्ट वगैरह पर भी अल्फेंजो का ही होता है, जिसको हापुस बोलते हो, सिर्फ अल्फेंजो का होता। तो भाई आखिर वो लोग में एंटरप्रेन्योरशिप था, किसी भी चीज को की मार्केटिंग करने में सक्षम थे। यहाँ के लोग उतने सक्षम नहीं है। तो हमने अपने बिहार के और खास करके दीघा के दुधिया मालदा की प्रशंसा की और करते हुए कह दिया कि बिहार में और पटना के पास दीघा में दुधिया मालदा होता है, बिहार में अन्य जगहों पर भी होता है। ये इसका छिलका पतला होता है, गुठली छोटा होता है, जूस भी होता है, काफी मीठा होता है, और यह है आमों का राजा। और हमने कह दिया, और दशहरी जो लखनऊ की है वो आमों की रानी है। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने सीट से खड़ा हुए और उन्होंने कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर क्योंकि पटना वाले आपको हमने राजा कह दिया, लखनऊ वाले आपको हमने रानी कह दिया, रिश्ता। तो खूब चर्चा में आया, सब लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये हम लोगों को क्या पता। तो उस बार आम कम हुआ था, फिर भी दीघा से आम मंगवा के हम सब लोगों को 10-10, 15-15 आम दे। चिट्ठियां मेरे पास पड़ी हुई है, सब लोगों ने उस आम की कितनी प्रशंसा है। और अभी यानी हम लोग भी बचपन से आम का मतलब यही जानते थे, लेकिन जब ये
भागलपुर का ये जर्दालू आम, बचपन से ही तो मालदा खा लेते थे या बिजू खाते थे या बम्बैया आम मिलता था, लेकिन जब यहां हम देखें कि भाई इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, और सबसे शुरू में आता है जर्दालू, तो आप कल्पना नहीं करेंगे कि अभी तक हमको मिल जा रहा है। मेरे कैंपस में भी एक जर्दालू था, इतना मीठा, इतना बढ़िया, हम इस बार जितना आम खाएं शायद ही पहले कभी खाए। और कितना भी अब मालदा मिल जाता है, लेकिन बिना जर्दालू खाए अभी भी कुछ कुछ भागलपुर से आ जा रहा है। तो दिन में भी हम 3 आम खा रहे हैं, रात में भी 3 आम, चाहे वजन का जो भी हो, बर्दाश्त नहीं होता। इतना खुशी, इतना बढ़िया आम है। अब आप लोग आयोजन किए यहाँ तो जर्दालू आम सबको खिलाना चाहिए। तो ये सब आम हमने 2007 से शुरू कर दिया। जैसे लीची भेजा जाता रहा है देश के वीवीआईपी लोगों को बिहार सरकार की तरफ से, तो उसमें हमने इंक्लूड किया जर्दालू आम। सब लोगों को अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा लगेगा। एक बार तो हम रेलवे मिनिस्टर थे, तो आम में मेरी रुचि थी, तो उस समय आम के सीजन में हमारा दौरा काफी हो रहा, तो हर राज्य के खास आम को खाने का हमको मौका मिला। तो हर जगह आम अच्छे, लेकिन भाई मेरे बिहार के इस जर्दालू का एक विशिष्ट स्थान। तो इस सब चीज यहाँ इसकी चर्चा है। प्रोसेसिंग तो कीजिए, आगे तो आइए। हम लोग तो 35% तक देने को तैयार, SC ST और विमेन को तो 5% बढ़ाकर और देने को हम लोग तैयार रहते हैं। लेकिन लगे तो यहाँ यूनिट्स तो लगाइए, आपको दिक्कत तो है नहीं यूनिट्स लगाने में, लगाइए। और ये ऐसे ही यूनिट्स, और हम लोगों ने कितनी मदद की। यहाँ तो प्राइमरी प्रोसेसिंग नहीं होती। बिहार का धान कूटने के लिए यूपी जाता था, तो यहाँ कितने चावल मिल लग रहे हैं। फिर स्टोरेज का इंतजाम नहीं था, स्टोरेज का प्रबंध कर रहे हैं हर प्रकार से, कोल्ड स्टोरेज के लिए, सब चीज के लिए सहायता कर रहे हैं। और बिहार में हर चीज का उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है, जिसके आपको कोई संकट नहीं आएगा। यूनिट लगाइएगा तो आपको जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो सदैव मिलता रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसलिए आज कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो हर प्रकार से मदद करने को तैयार है। और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सबसे बड़ी बात। तो जो 76% लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पर, उनकी आमदनी तो अपने आप बढ़ेगी। जैसे ही ये प्रोसेसिंग शुरू हो, वैल्यू एडिशन होगा, मूल्य संवर्धन होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत उपयोगी चीज है बिहार के लिए। हमको भी मालूम है कि बिहार में कोई उस प्रकार का बिग टिकट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट इतने आएंगे कि मेरा जो एक सपना है कि हर हिंदुस्तानी के थाल में बिहार का एक व्यंजन हो, वो सपना जरूर पूरा हो। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, यही मैं आपके बीच अपील करने आया हूँ। इस प्रोसेसिंग सेक्टर को पढ़ेंगे। और पता चला है कई प्रोसेसिंग में लोग लगे हैं, अब सब लोग अपना अपना बिस्किट बना रहे हैं, बहुत लोग आए, इसमें कोई शक नहीं। अब प्रोसेसिंग सेक्टर में आप जो भी काम कीजिए, अच्छा काम करिए। इन दिनों लोग उपभोक्ता संरक्षण एक प्रभावी अभियान है, तो इसलिए कोई भी चीज बनना चाहिए तो प्रोसेसिंग ठीक होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोसेसिंग होनी चाहिए। और जब अच्छी क्वालिटी होगी तो क्यों नहीं यहाँ का ब्रांड पॉपुलर हो। आप सब लोग मिलकर के यहाँ कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं, अगर किसी एक सेक्टर में 25 एंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं तो मिलकर एक ब्रांड डेवलप करिए, एक ब्रांड बनाइए। ब्रांड तो बनाने की चीज है, सिर्फ मल्टीनेशनल का ब्रांड नहीं चलता। और हमने देखा बिहार का भी एक ब्रांड है मिल्क में, और मिल्क प्रोडक्ट में सुधा का, आखिर वो तो बढ़ता ही जा रहा है, चाहे कोलकाता चले जाइए या दिल्ली चले जाइए। अब सुधा ब्रांड की भी दूध और दूध के प्रोडक्ट मिलने लगे। ये तो मेहनत से और तबियत से किसी काम को कीजिएगा तो ब्रांड बिल्डिंग भी हो। तो बिहार ने ब्रांड को भी अब
दुनिया में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं न है। मुजफ्फरपुर के शाही लीची के बारे में उसका ब्रांड तो ऑलरेडी है। अगर उसी पर बेस कोई लीची के सेक्टर में ब्रांड आप डेवलप करिएगा तो ब्रांड तो आपका जरूर अपना स्थान बनाएगा। तो इस प्रकार से ब्रांड डेवलप करने का भी प्रयास होना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज है क्वालिटी। प्रोडक्शन में क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। अब धीरे धीरे सब चीज हो रहा है, बिजली की स्थिति सुधर रही है, सड़कें बन रही है, कौन सा माल आपको कहां से लाने में दिक्कत होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने। अब आलू साहब ऑर्गेनिक फार्मिंग बिहार शरीफ के बगल में 100 में क्या साइज है आलू का, कोई केमिकल का इस्तेमाल, और इन सब चीजों को हम डेवलप करा रहे हैं। वो आलू आप देखिएगा साइज में भी बड़ा है और खाने में तो खैर स्वादिष्ट है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट एक छोटी सी जगह पर लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू किया। बहुत लोग कहते हैं बाजार कैसे मिलेगा, बाजार मिलना शुरू होता वहां खुद ही मुंबई के और कोलकाता के लोग आकर उसका माल उठाने के लिए तैयार बैठे रहते थे। तो ऐसा नहीं है, बिहार की भी प्रतिष्ठा है, बिहार के लोग देश के कोने कोने में और दुनिया में छाए हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई अच्छा काम हो, और आजकल तो जो सोशल मीडिया का जमाना है, हर प्रकार के इस संचार माध्यम से चीजों का तो घर घर प्रचार हो जाए। तो अच्छा चीज बनाइए और यहाँ पर आए हैं तो आप लोग जरूर कुछ मन बनाइए, यहाँ कुछ काम करें। और कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की कौशलेंद्र जी बोल रहे हैं, देखिए कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ नहीं होगा। आप मन बना लीजिए कि हमको ये काम करना है। तो हमने कहा कि कई लोग मिलकर एक समूह में एक ही क्वालिटी की चीज बना के उसका ब्रांडिंग आप कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपका कार्यक्रम जो कामयाब हो, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको बहुत